हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज की सेशंस में हम लोग देखेंगे दूसरा पीवाईक्यू। इससे पहले आप लोग का इसका पूरा पीवाईक्यू बता दिया गया था, उसमें काफ़ी डेप्थ में गए थे। तो जो चीज़ें वहाँ पे हम बता दिए थे वो यहाँ पे बताने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो से कवर कर लिए होंगे आई होप, जो भी चीज़ें हम बताए थे डेप्थ में कि क्या पॉसिबिलिटी है आगे एमसीक्यू पूछने का। और आप एक चीज़ और इस वीडियो को देखने के बाद नोटिस करेंगे कि क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा था। मतलब कहा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी क्वेश्चन देखो और आंसर करो। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, कुछ 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपको नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, चाहे जिस टॉपिक की बात हो, तो आप नहीं बना पाएंगे। तुक्का लगाना अलग बात होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस को वहाँ पे बहुत आसान भाषा में पूछा था, लेकिन वही क्वेश्चंस को यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज टफ किया। लैंग्वेज टफ कुछ नहीं किया, बस बताया है कि which of the linear circuit cannot be used determine the superposition theorem। यानी ये कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब कहने का भी वही है कि इनमें से क्या चीज़ में सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं किया जाता है। जबकि इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज किया जाता है था। ऑप्शन एकदम पूरा सेम है, करेंट, वोल्टेज, पावर, यानी नन ऑफ दीज के जगह पे था, बोथ ए एंड बी था। ठीक है, यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर क्या ही है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन वही पूछा, पहले क्या पूछा था कि इनमें से किसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम यूज होता है। उस केस में ए एंड बी आंसर सही था, यानी वोल्टेज और करंट के लिए यूज होता है। और यहाँ पे अगले ईयर में उसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया कि क्यों नहीं, मतलब कौन सा इनमें से किसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं होता है। तो याद रखिएगा पावर के लिए यूज नहीं होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी, पावर के लिए यूज नहीं किया जाता है, जबकि करंट और वोल्टेज के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। तो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछा है। आगे क्वेश्चंस यहाँ पे भी देखिए कितना आसान भाषा में पूछा है। यानी इससे अब पूछा थेवेनिन थ्योरम इक्विवेलेंट सर्किट। अब है यहाँ पे डेप्थ आ गया कि अब डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते हैं, जो लोग रटेंगे तो भी नहीं बनेगा। अब आपको चाहिए कि थेवेनिन थ्योरम का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर कोई मतलब का है नहीं बना पाएंगे, क्या मार गया। ठीक है, एक चीज़ और बताया कि थेवेनिन थ्योरम जो इक्विवेलेंट किसके होता है, तो आप लोग को पता होगा वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे वो बना सकते हैं। अब वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो वोल्टेज सोर्स एक चीज़ क्लियर है कि थेवेनिन थ्योरम के इक्विवेलेंट सर्किट किसके लिए होता है, वोल्टेज सोर्स के लिए। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे करंट ओनली गलत हो गया, यहाँ पे करंट गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया। अब वोल्टेज सोर्स है यानी सही है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। इसके साथ लगा सीरीज इंडक्टर और सीरीज रेसिस्टर और पैरेलल रेसिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस का कनेक्शन कैसे होता है, तो सीरीज में होता है, ये भी आपको पता होगा। तो इसका ओवरऑल जो सर्किट बनता है कुछ इस तरीका से बनता है। अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो ये होता है आपको लोड होता है, ये हो जाता है क्या, आपको आरएस हो जाता है, ये होता है VS होता है। ये वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट सर्किट है। जब थेवेनिन इसी को हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस VS को रिप्लेस किससे करते हैं, VTH से। इस RS को रिप्लेस किससे करते हैं, RTH से। ये थेवेनिन रेसिस्टेंस हो जाता है, ये थेवेनिन वोल्टेज हो जाता है, और ये RL एज इट इज रहता है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है। आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज सोर्स के साथ ये इसका इंटरनल कनेक्शन कैसा है, सीरीज में। तो सीरीज वाला आपका सही हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका सही है। तो ऐसा क्वेश्चन है। अगले बार आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो अगले बार इसे एक अंदाजा ये लगाइए कि इस बार आपसे थेवेनिन पूछा है तो अगला बार आप नॉर्टन पार करके जाइएगा। ठीक है, अब नॉर्टन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है कि नॉर्टन थ्योरम जो होता है, जो हम लोग पढ़े थे, उसका इक्विवेलेंट सर्किट में क्या आता है, करंट सोर्स आता है। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्शन कहाँ पे होता है, पैरेलल में होता है। तो उस केस में आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कहते कहते नॉर्टन पूछ दिया। अब नॉर्टन में क्या पूछा कि नॉर्टन थ्योरम जो एप्लीकेबल होता है वो किसके लिए होता है। ऑप्शन में यहाँ पे ओनली लीनियर, ओनली नॉन लीनियर, बोथ ए एंड बी। तो आपको हम लिखवाए होंगे, जो नोट पॉइंट लिखवाए हैं, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में लिखवाए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा से लिखाए होंगे नॉर्टन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर बाइलेटरल सर्किट के लिए। तो यहाँ पे बाइलेटरल नहीं है, यहाँ पे क्या है, लीनियर है। नॉन लीनियर के लिए नहीं होता। जब ये नहीं तो ये भी नहीं, अब ये नहीं तो फिर ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है।
तो नॉर्टन थ्योरम की इक्विवेलेंट सर्किट याद कर लीजिएगा आगे के लिए। आगे क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन का डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, ये आपके लेवल का है नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है तो बताना जरूरी है। क्वेश्चन है कि फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, ये क्या लिखा है, कुछ मिस्टेक है देख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यानी कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप लोग को हम पढ़ाए होंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आप लोग पढ़े होंगे RL इज इक्वल टू RS, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस तरीक़ा से पढ़े होंगे। जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो एप्लीकेबल होता है वो वेरिएबल लोड के लिए होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि RL इज इक्वल टू RS होता है, ठीक है, जबकि RS का वैल्यू यहाँ पे फिगर गायब है, यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिगर है जो आपको बता दे, फिगर में इसका वैल्यू दिया है 1 + J2 दिया हुआ है, ठीक है, ये RS का वैल्यू दिया हुआ है 1 + J2। अब पूछ रहा है कि RS का वैल्यू 1 + J2 है तो RL का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में बहुत लोग ये सोच करके चलेंगे कि सर तो पढ़ाएं कि RL इज इक्वल टू RS, ठीक है, जबकि ये जो यहाँ पे वोल्टेज दिया गया ये DC है, जबकि आपके क्वेश्चन में ये वोल्टेज AC दिया हुआ है। अब AC है तो इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, एंगल भी होगा। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है 5 ∠0, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो ये AC के लिए, अब AC के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो RL का जो वैल्यू होता है तो RL इज इक्वल टू RS के कॉन्जुगेट होता है, ठीक है, ये आपके लेवल का है नहीं, लेकिन खैर देख लीजिए। तो ये जब RL का कॉन्जुगेट निकालेगा तो RS यहाँ पे वैल्यू 1 + J2 दिया हुआ, इसका कॉन्जुगेट निकालेगा तो आएगा 1 - J2, यानी इसका आंसर आपका क्या है, ये आपका सही है। ये थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा था, इसमें खैर आपको उतना ज़रूरत नहीं है, बस जानिए ऐसा क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी शानदार क्वेश्चंस है, जो दिमाग लगाएंगे उनसे बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो हम पढ़ाए हैं वो ऑप्शन में यह नहीं है। हम आपको क्या पढ़ाए थे, इंटरकनेक्शंस ऑफ 3 और मोर ब्रांचेज, यानी कहने का मतलब 1 2 3। अब ये 3 ब्रांच के इंटरकनेक्शन, 3 ब्रांच क्या है, इंटरकनेक्शंस को क्या कहते हैं। अब हम आपको जो नोट्स में लिखाए होंगे वो लिखाए होंगे ब्रांच, क्या लिखाए होंगे, ब्रांच लिखाए होंगे, सॉरी आप लोगों को देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल दे रहे, जंक्शन लिखाए होंगे। जंक्शन जो होता है 2 और 2 से ज़्यादा या 3 से मिलकर बनता है तो ये लिखा होगा, और जंक्शन देखिए ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। जंक्शन के लिए जो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए वो क्या होगा, मोर देन 2 या फिर एटलीस्ट 3 होता है, ठीक है। जबकि नोड के लिए क्या होता है, नोड का डिफिनेशन आप लोग को पढ़ाएंगे, जो मीटिंग पॉइंट है वो मोर देन 1 होता है। क्या होता है, मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है। अब देखिए दोनों में रिलेशंस लगाना होगा यहाँ पे कि ऑप्शन में तो ये है नहीं, ऑप्शन में जंक्शन है नहीं है। अब इंटरकनेक्शन ऑफ 3 ब्रांच की बात कर रहा है, 3 ब्रांच यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन में ब्रांच नहीं है। तब आपको सोचना होगा कि नोड और जंक्शन में क्या कोई रिलेशन होता है, क्योंकि ऑप्शन में देखें तो नोड ऑप्शन में है। अब इन दोनों में रिलेशन, तो आपको रिलेशंस बताए भी होंगे हम कि सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, ये चीज़ आपको बताए होंगे कि सभी जंक्शन नोड हो सकते हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जंक्शन के लिए एटलीस्ट जो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए कितना हो जाए, 3 होना चाहिए, जबकि नोड के लिए एटलीस्ट मीटिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब 2 से ज़्यादा हो सकता है, तो 2 से ज़्यादा 3 है, 4 भी है, लेकिन इसके लिए 3 है। तो यहाँ पे 3 में तो ऑलरेडी 2 आता है, क्योंकि 2 के बाद ही 3 आता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट के केस में आपका क्या होगा, नोड होगा, लूप होगा नहीं, मेश होगा नहीं और ट्री होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीका के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगा है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको दिक्कत आ सकता है, इसलिए नोट्स को बार बार रिविजन करेंगे और प्रैक्टिस साथ में इस तरह का क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चंस क्या है, आगे क्वेश्चन है कि ये लूप व्हिच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विथ इन इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि वो वैसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो। तो बहुत बार आपको बताए हैं कि मेश कहते किसको हैं, कि वैसा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो उसी को तो मेश कहते हैं। देखिए मेश ये डायरेक्ट आपको नोट से था, ये डायरेक्ट लिखाया गया है कि सभी मेश लूप हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, क्या सभी मेश लूप हो सकते हैं या सभी लूप मेश हो सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी है। तो आपको हम बताए थे जितने भी मेश होता है वो लूप हो सकते हैं, लेकिन सारे मेश लूप हो सकते हैं, लेकिन सारे लूप मेश नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ये जो आपको हम बताए थे ये आप लोग को याद होगा,
ठीक है ना। ये एक लूप है, ये भी एक लूप है, एक बड़ा वाला भी लूप है, ठीक है। लेकिन बड़े वाले लूप के अंदर में कौन सा लूप है, अगर हम नेमिंग कर दें कि फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है, ये बड़ा वाला थर्ड लूप है, तो थर्ड लूप के अंदर में 1 2 है, तो 1 और 2 लूप भी है और मेश भी है, क्योंकि इसके 1 के अंदर में तो कुछ है नहीं, लेकिन 3 वाला क्या, 3 वाला लूप है मगर मेश नहीं है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है इससे। चलिए आगे, आगे क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे कि ए नेटवर्क ग्राफ बीच ऑफ द फ्लोइंग इज रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। अब आपको याद कीजिए, जब हम ग्राफ बता रहे थे आप लोग को कि बहुत सारा ऐसा ग्राफ आप लोग को हम दिए थे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इस तरीका का अगर ग्राफ आप लोग बनाए होंगे, इस तरीका का दिए होंगे ग्राफ, अगर आप लोग को आर है और सी भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बता रहा है कि ओपन सर्किट जो है वो रिप्लेस किसको करते हैं, तो ऑप्शन में वोल्टेज सोर्स, रेसिस्टर, और रेसिस्टर का स्पेलिंग चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे है रेसिस्टर ये वाला, ठीक है, कैपेसिटर और करंट सोर्स। तो आपको बता दें कि कोई सबको जब ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं तो कोई भी एलिमेंट हो, चाहे एक्टिव एलिमेंट हो चाहे पैसिव एलिमेंट हो, सबको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। और वही एक आपसे पूछा है, सिर्फ एक को छोड़ करके सारे एलिमेंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट से डिनोट करते हैं या शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। और वही ओपन सर्किट सिर्फ एक को करते हैं, वो कौन होता है, तो होता है आपका करंट सोर्स, ठीक है। करंट सोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, चाहे रेसिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, सबको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 8। ये एक रिलेशंस है, ये फॉर्मूला याद करना होगा। ये इन नेटवर्क ग्राफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, इंडिपेंडेंट लूप जो आप लोग को लिंक वाला जो फॉर्मूला बताए थे, लिंक या कोड वाला याद कीजिए, वो यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ से आपको एक रिलेशंस याद रखना होगा। क्या रिलेशंस याद रखना, एल बराबर बी माइनस एन प्लस 1। ये अगर रिलेशंस आप याद रखते हैं तो आप सबको बना सकते हैं। आपसे इसी में पूछा है किसके लिए, इंडिपेंडेंट लूप के लिए। तो इंडिपेंडेंट लूप के लिए पूछा तो डायरेक्ट ही आप बना सकते हैं। या फिर आप ब्रांच बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अगर बी बराबर निकाले तो बी बराबर क्या होगा, यहाँ से एल प्लस एन माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो होगा, तो कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ब्रांच एन बराबर आपसे पूछेगा तब क्या निकालिएगा, एन को अगर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब बी एज इट इज रहेगा, बी माइनस एल प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशंस आप इस तरह से निकालना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट फार्मूला है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आंसर कौन हो जाएगा, बी माइनस एन प्लस 1 सी, बी माइनस एन प्लस 1 सी। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये याद करने का चीज़ है, ये ट्रांजिएंट में सर बताए भी होंगे आपको, ऐसे हम बता रहे हैं। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर का बिहेवियर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये ट्रांजिएंट में आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि कैपेसिटर को t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग क्या कहते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे क्या कहते हैं, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें ट्रांजिएंट जब हम बताएंगे वहाँ पे इसे 3-4 MCQ बनता है, ऐसे PDF आप लोगों को ग्रुप में दे दिए गए हैं। तो कैपेसिटर जो है t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो अब ये कैसे करता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि अगर आपको बताया कि ट्रांजिएंट जब आप पढ़िएगा तो कुछ इस तरीका से होता है, कहीं पे टाइम t ले लीजिए, यहाँ पे आपको माइनस इन्फिनेटिव ले लीजिए, यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको पूछा जाता है ट्रांजिएंट जब अकर होता है t इक्वल टू 0 पर होता है, मान लेते हैं t इक्वल टू 0 यहाँ पे ट्रांजिएंट अकर होता है, और कुछ पल के लिए होता है, ज़्यादा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए होता है। मान लेते हैं t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकंड तक। तो ये जो स्टेट होता है ये ट्रांजिएंट स्टेट कहलाता है, बाकी इधर का स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट कहलाता है। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, यहाँ पे भी स्टेडी स्टेट होता है, t इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट और t इक्वल टू माइनस 0 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो t इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि t इक्वल टू माइनस 0 पे क्या होता है,
माइनस जीरो पे क्या होता है, टी इज इक्वल टू प्लस जीरो पे क्या होता है, जीरो प्लस या जीरो माइनस ये चीज़ें होता है, ठीक है, जीरो माइनस या फिर जीरो प्लस पे क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रांजिएंट का। तो अब यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये कैसे क्या होता है, ये ओपन सर्किट कैसे हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर एक बार टी इज इक्वल टू कहाँ पे, इनफाइनाइट पे बात कर, इस केस पे बात कर रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देंगे कैसे होता है। आगे वही अभी जो स्टेडी स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो वही क्वेश्चन से यहाँ पे आ गया कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्ट एज अ कांस्टेंट करेंट सोर्स। अब सेम चीज़ें जो हम बताए वहीं पे, अब कांस्टेंट करेंट सोर्स की जैसा किसको यूज करते हैं, तो इसको यूज करते हैं इंडक्टर को, किसको यूज करते हैं, इंडक्टर को यूज करते हैं। तो ये भी याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन अगला बार क्या पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स किसको यूज करते हैं, तो वो कौन होता है, कैपेसिटर होता है। तो इंडक्टर जहां भी है इसका आप लोग सही कर दीजिए, ठीक है। और कैपेसिटर किसके लिए होता है, वोल्टेज सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए, वोल्टेज सोर्स के लिए, ठीक है। बाकी रेसिस्टर का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पिछले बार भी क्वेश्चन आप बताए थे टाइम कांस्टेंट है किसके लिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, आरसी सर्किट। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में ना लिखने के बदले एक क्या दिया है, फिगर दिया है, और फिगर में क्या यूज किया है, आर और सी यूज किया है। तो ये आर और सी सर्किट यानी ये सर्किट कौन सा हुआ, आरसी सर्किट हुआ ना, क्या हुआ, आरसी सर्किट हुआ। अब आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी ही तो होता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाउ बराबर आरसी, ये तो बताया गया होगा, ठीक है। आपको अगले बार के लिए क्या याद रखना है, आरएल सर्किट के लिए तो याद रखिएगा आरएल सर्किट के लिए HW है, आरएल सर्किट के लिए HW है, सारे लोग याद कर लीजिएगा। आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है हम बताएंगे नहीं, क्योंकि पिछले बार भी हम बता चुके थे। अब देखिए ये सब क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है कि फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी। यू ऑफ टी का मतलब क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे कि टी इज इक्वल टू जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। टी इक्वल टू जीरो या जीरो से ज़्यादा पे इसका जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, 1 होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू होता है 1, और 1 का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब यू ऑफ टी का निकालते हैं तो इसका क्या होता है 1/s होता है। ये पिछले बार ही बताए थे, रैंप फंक्शन के लिए क्या होता है 1/s² होता है। तो वहाँ पे भी आपको हम बताए थे कि याद करना यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और यूनिट इम्पल्स, ये तीन जो स्टैंडर्ड है ये आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। पिछले बार रैंप के लिए पूछा था, इस बार किसके लिए पूछा है, स्टेप के लिए, अगले बार इम्पल्स के लिए आप याद तैयार रहिएगा, ठीक है। ये इम्पल्स के लिए रेडी रहिएगा। ये सारा कुछ आपको हम बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा 1/SC। चलिए आगे क्वेश्चन वही है जब भी हम बात कर रहे थे यूनिट स्टेप की बात की, और अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिट रैंप है। अब रैंप फंक्शन का जो ये आप लोगों को सर बताए होंगे रैंप फंक्शन, ठीक है ना। तो रैंप फंक्शन के आर ऑफ टी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो आर ऑफ टी का जो फार्मूला है वो बताना है, या फिर इसका एक कंडीशन बताना है कि कैरेंट डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये डिफिनेशन से हम लोग को पता चलता है। डिफिनेशन यहाँ पे है कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, ये कब हो रहा है, तो टी लेस देन जीरो, यानी टी बराबर यहाँ पे जीरो होगा, और टी लेस देन जीरो के पहले ये वैल्यू क्या जीरो होगा, ऐसा क्वेश्चन है। अगला है आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्या ये वैल्यू टी जीरो से कम वैल्यू आएगा तो क्या ये 1 के बराबर होगा। क्या ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लिया जाए कि ये जीरो है तो यहाँ 1 हो सकता है, लेकिन जीरो से ज़्यादा जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तो पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। आगे है कि ये यहाँ पे ये कोई मतलब का है नहीं। अब 2 क्वेश्चंस बचा है कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो आर ऑफ टी का वैल्यू जीरो हो सकता है, कब, जीरो पे, लेकिन जीरो से जैसे ही वैल्यू कम करेंगे तो क्या वैल्यू जीरो होगा, ये इधर नहीं, ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, अब एक ही ऑप्शन बचा तो इसमें क्या बताया जाए, चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे आर ऑफ टी का वैल्यू टी है, यानी आर ऑफ टी का वैल्यू जो है वो टी है, किसके लिए,
टी जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी टी से ग्रेटर देन जीरो के लिए और इक्वल टू भी जीरो के लिए, यानी वैल्यू टी के बराबर जितना भी आ जाए वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये यानी इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे रैंप फंक्शन जब सर बताए होंगे वहाँ पे बताए होंगे। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब है नहीं, ये सब बस टाइम कंज्यूमिंग का था। बीच ऑफ द फ्लोइंग जेड पैरामीटर इज करेक्ट। अब इसमें से जेड पैरामीटर करेक्ट है, अब सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है जेड पैरामीटर का, v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 क्या होता है i2। यहाँ से z11 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, v1 बाई i1 होगा। यहाँ पे z12 को वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, v1 बाई i2 होगा। ठीक है, उसी केस में v2 बराबर क्या होता है, z21 i1 प्लस z22 i2 होता है। यहाँ से z21 का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, v2 बाई i1 होगा। यहाँ से z22 बराबर निकालेंगे क्या होगा, v2 बाई i2 होगा। अब चेक करो, z11 बराबर क्या है, v1 बाई i1 गलत, z12 बराबर क्या, v1 बाई i2 करेक्ट हो गया। लो देखो, तो ये चेक करना पड़ेगा, आगे भी चेक कर लो, z21 और v2 बाई i1 गलत, और z22 बराबर क्या है, v2 बाई i2, तो यहाँ i2 बाई v2 ये भी गलत। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ेंगे। अब जो लेवल आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हैं क्वेश्चन, देखिए कितना से पूछ रहा है, अगर ये याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा आपसे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी हाल में सारे पैरामीटर का याद होना चाहिए आपको, अगर नहीं याद होगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन में है ऐसे। ठीक है, आगे है कि ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ABCD पैरामीटर इसमें बताने का कोई मतलब है नहीं इसके बारे में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे आगे क्या है कि देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, कितना आसान है। शॉर्ट सर्किट इनपुट एम्पीडेंस किसके लिए पूछा है, नहीं पता। शॉर्ट सर्किट इनपुट एम्पीडेंस किसके लिए पूछा है, नहीं पता, लेकिन ऑप्शन से हम पता चेक कर सकते हैं कि किसके लिए पूछा है। तो ऑप्शन में क्या है, एच पैरामीटर है। अब ऑप्शन में एच पैरामीटर है, और एच पैरामीटर में कौन सी पैरामीटर को बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट इनपुट एम्पीडेंस। अब ये कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन बहुत लोग का, ये तो हम पढ़ाए नहीं है, बहुत लोग को भी लगा कि नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ाए नहीं है तो आपको तो निकालना पड़ेगा ना, एग्जाम में आएगा तो कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान में रखना। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, I1 बराबर क्या होता है, H11 V1 प्लस H12 I2 होता है ना, I2 होता है। उसके बाद I2 नहीं होता है, देखो गलत, पूरा गलत लिख दिया, देखो हमको भी याद नहीं है, बहुत दिन से छूटा हुआ। इसका होता है V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 होता है। यहाँ से वैल्यू निकालना किसका, H11 का, H11 का वैल्यू निकालेंगे V2 को जीरो करके, तो वैल्यू क्या आएगा, V1 बट्टा I1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से H12 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ क्या आएगा, उधर V1 आएगा, इधर से क्या आएगा V2। ये तो इम्पीडेंस होगी, तो गेन हो गया, ये तो कहानी खत्म होगा, ये गेन है ना। देखो V1 बाई V2 क्या है, ये क्या वोल्टेज गेन हो गया। उसी तरीक़ा से I2 बराबर निकालना, I2 बराबर क्या होता है, H21 I1 प्लस H22 V2 होगा। अब यहाँ से निकालेंगे तो H21 का वैल्यू क्या होगा, I2 बाई I1 होगा, और H22 का वैल्यू क्या होगा, I2 बाई V2 होगा ना, I2 बाई V2 होगा। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हो, देखो आसानी से। अब तो ये क्या है, दोनों कैरेंट है तो गेन होगा, इम्पीडेंस का भी हो नहीं सकता। इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, R बराबर V बट्टा I होगा, इसी को तो इम्पीडेंस बोलेंगे हम लोग ना। या फिर Z बराबर, अगर इसको किसी को ये लगता है तो इसको क्या कर लो, तुम Z कर लो, इसको Z कर लो। ठीक है, अब V बाई यहाँ, ये V बाई I यहाँ पे है, और V बाई I ये भी नहीं होगा, ये भी लो। अब 3 ऑप्शन ऐसे ही है। देखो अब देखो इस क्वेश्चन का एक्चुअली में आंसर हमको नहीं पता है, लेकिन देखो आंसर मिल गया। यानी एक चीज़ है कि अब इसको हम बनाएंगे कैसे आसानी से, भी हम बताएंगे, दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर हम लोग चेक किए, बिना मतलब का चेक किए, सिर्फ किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से चेक किए। क्यों चेक किए कि ऑप्शन में H11 H12 H21 और H22 था, ऐसे चेक किए। तो ये तरीका लगाना होगा आपको अपने माइंड से, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे बनाया जाए। तो 3 ऑप्शन, ये गेन हो गया, ये गेन होगा, 2 तो गलत हो गया। अब हमें इम्पीडेंस पूछ रहा है, तो इम्पीडेंस करने के लिए V बाई I चाहिए। अब यहाँ पे क्या I बाई V है, खत्म 3 ऑप्शन, यानी H11 सही, H11 ऑप्शन में सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अब हम ये चीज़ें कैसे किए।
अब ये कैसे हम पहचाने कि सही है, तो क्वेश्चन में ध्यान दें शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट किस कौन सा पैरामीटर को बोलते हैं, वाई पैरामीटर को बोलते हैं। ठीक है, अब वाई पैरामीटर में जो शॉर्ट करते हैं यानी शॉर्ट सर्किट क्या, V1 और V2 बराबर क्या होता है, 0 होता है, यही करते हैं ना, याद होगा आपको। वाई पैरामीटर में क्या, V1 और V2 को 0 करके वाई पैरामीटर का वैल्यू निकालते हैं। तो सेम काम यहाँ भी करना था, चाहे V1 को आपको 0 करना था या V2 को 0 करना था। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इनपुट एम्पीडेंस पूछ रहा है, यानी दोनों जो पार्ट होने चाहिए इनपुट का होना चाहिए और V/I में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसको 0 किए हम लोग, V2 को 0 किए। अब V2 को 0 किए, इसको वैल्यू 0 किए, तो ये वैल्यू प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 0 किए तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ध्यान से समझो, ये 0 किए V2 0 तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इनपुट इम्पीडेंस कैसे होता है, V/I क्या हुआ, इम्पीडेंस हो गया। अब V/I इम्पीडेंस हो गया, V1 और I1 कहाँ पे होता है, इनपुट में होता है, 1 वहीं पे लगता है ना, इनपुट साइड में ना, तो ये इनपुट इम्पीडेंस हो गया। तो आप याद कीजिए, अपने नोट्स में जाइएगा और देखिएगा कि H11 का नेमिंग हम क्या लिखे थे। इसीलिए उस टाइम भी हम बोले थे कि नेमिंग इंपॉर्टेंट है, नेमिंग इंपॉर्टेंट है, नेमिंग से क्वेश्चन आता है। देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो 2-3 तरीका है आपको बनाने का, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, आ रहा है तो भी आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, नोट्स को जितना बार रिलेशंस कीजिए। अब देखिए पिछले बार इस चीज़ को हम अलग तरीका से बताए थे, वो चीज़ यहाँ पे अलग तरीका से है। 20वां क्वेश्चन शायद था ना पिछले बार का, देखिएगा इस बार 17वां क्वेश्चन है। पिछले बार जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें से ABCD पैरामीटर का 2 चीज़ बताए थे, एक रेसिप्रोसिटी कंडीशन, एक सिमेट्रिसिटी कंडीशन बताए थे। एक रेसिप्रोसिटी और दूसरा सिमेट्री कंडीशन बताए थे, उसमें ये चीज़ बताए थे। अब याद कीजिए, रेसिप्रोसिटी कंडीशन और सिमेट्रिसिटी कंडीशन में बहुत सारा बताए थे, Z का, Y का, H का, ABCD का। ठीक है, अभी जो पूछ रहा है ABCD के लिए रिलेशन पूछ रहा है। अब रिलेशंस क्या है, डायरेक्ट साइड रेसिप्रोसिटी होगा, नहीं तो सिमेट्रिसिटी होगा। एक चीज़ याद कीजिए, वहाँ पे बताए थे AD - BC = 1 बताए थे। सही है रिलेशन ये। अब ये क्या है, तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये क्या है, ये रेसिप्रोसिटी कंडीशन है या सिमेट्रिसिटी कंडीशन है ABCD पैरामीटर का, इसके लिए कॉपी निकाल करके चेक करना। जिनको याद होगा बहुत अच्छा, हम बताने वाले नहीं हैं क्योंकि पिछले बार बता चुके थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फोरियर सीरीज फॉर पीरियोडिक फंक्शन f ऑफ t कोफिशिएंट। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, अब इसमें बहुत क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ऐसा लिखता है। पीरियोडिक फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल से अगर मानिए ऐसे ये है, देखो गलती बन गया ऐसे, यहाँ पे ये t क्या होगा, 0 है, यहाँ पे मान ले पाई है, यहाँ पे क्या -पाई है, या t/2 भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि ये पाई है, यहाँ पे ये 2 पाई है। ठीक है, ये 2 पाई है, यहाँ से ये फिक्स इंटरवल के बाद फिर से स्टार्ट हो जाए, सेम रिपीटेशन, इसको पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक के लिए आपको बताना है किसका, फोरियर सीरीज बताना। इसमें वैल्यू कितना, ये फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए नोट। जब फोरियर सीरीज पढ़े होंगे आप लोग, वहाँ पे 3 कोफिशिएंट आपको बताया होगा, एक ए नोट बताया गया होगा, एक एन बताया गया होगा, एक bn बताया गया होगा। और 3 कोफिशिएंट में ए नोट जो होता है आपको DC टर्म होता है, ये भी आपको बताया गया होगा। अगर ठीक है ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। ठीक है, अब इसमें ए नोट का एक प्रॉपर ये कोफिशिएंट का वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या होता है वो चेक करना है। इसका वैल्यू होता है 1/t, 0 से t को f ऑफ t × dt। ये आपका सही है, ये सब गलत है। इसमें f ऑफ t नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ये तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो आपको लिए होमवर्क जो है वो याद रखिएगा, आपका होमवर्क है an का वैल्यू क्या होता है और bn का वैल्यू क्या, अगले बार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फोरियर कोफिशिएंट में an और bn का आप वैल्यू याद रखेंगे कि क्या होता है, अगले बार आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ऑड फंक्शन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कोफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज इज नॉन जीरो। यानी ऑड फंक्शन, 2 तरह का आपको फंक्शन सर बताए होंगे, एक इवन फंक्शन बताए होंगे, ठीक है, एक बताए होंगे आपसे ऑड फंक्शन। ठीक है, अब इसमें ये जो इवन और ऑड फंक्शन जो होता है, सिंप्लिसिटी किसी भी सिग्नल को आसान करने के लिए होता है, किसी भी सिग्नल को आसान करने के लिए होता है। अब इसमें सर आपको बताया होंगे कि इवन फंक्शन जब हम लोग देखते हैं तो किसका वैल्यू 0 होता है, किसका वैल्यू नहीं 0 होता है।
ठीक है। तो आपको बता दें कि जब हम लोग वैल्यू देखते हैं ऑड का और या फिर इवन का, इन दोनों में से कोई एक अगर याद रखेगा तो दोनों याद रहेगा। अब दोनों याद करने के चक्कर में भूल जाएंगे, जैसा कि हम ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो एक इवन फंक्शन में याद रखिएगा कि bn का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब bn का वैल्यू सिर्फ 0 होता है, अब बाकी जो 0 होता है वो ऑड फंक्शन के लिए होता है, यानी ऑड फंक्शन में a0 का वैल्यू 0 होता है और an का वैल्यू 0 होता है। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कोएफिशिएंट नॉन जीरो होता है, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए कौन नॉन जीरो होता है, तो ऑड फंक्शन के लिए जीरो कौन होता है, a0 और an। तो आपको bn जो ऑड फंक्शन के लिए होता है वो नॉन जीरो होता है। तो bn कहाँ पे है, bn आपका सही है, ठीक है। अगला बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि इवन फंक्शन, यानी इवन फंक्शन के लिए कौन जीरो होता है, कौन सा कोएफिशिएंट, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कौन नॉन जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, an और a0 जो होता है वो आपको नॉन जीरो होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछा गया है, तो अगले बार ये पूछा जा सकता है या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ऑड फंक्शन के लिए कौन सा टर्म 0 होता है। तो ये दोनों हम आपको बता दिए, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स कॉपी में। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म का डायरेक्ट वैल्यू ही आपसे पूछ लिया गया है, जो हम लोग डिफिनेशन में सर आपको पढ़ाए होंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो उसका क्या डिफिनेशंस होता है, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालेंगे, एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो क्या होता है, एफ ऑफ ओमेगा होता है, ठीक है, ये एफ ऑफ ओमेगा होता है। तो इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग निकाले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए कहाँ पे है, कहाँ पे है, चेक कर लीजिएगा। एफ ऑफ टी यानी ये टर्म जो होता है एक्स ऑफ टी पे भी ये लागू होता है, ठीक है ना। इसको भी अगर निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द माइनस जे ओमेगा टी ऐसे भी होता है, इंटू डी टी होता है। तो शायद ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें माइनस है तो ओमेगा नहीं है, इसमें ओमेगा है तो जे नहीं है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी 20 का बी, ठीक है। तो दोनों ईयर का आपको क्वेश्चंस करा दिया गया है। अब दोनों ईयर का क्वेश्चंस आपको करा दिया गया है, आप अनुमान लगा सकते हैं, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा पूछा गया था, कुछ 5-6 क्वेश्चंस का, जबकि वहाँ पे डेप्थ नहीं पूछा गया था। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ था, तो वो खैर उस पर आप लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप क्वेश्चन आसान था, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 15 जो आपको एक चीज़ आपको हम बता दें कि 15 लगभग हम बता रहे हैं कि 15 MCQ जो होगा वो आपको यहाँ से नोट से आ जाएगा। 15 MCQ आपको नोट से आ जाएगा। 5 MCQ के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। 15 के लिए आप कंफर्म रहेंगे, एकदम कंफर्म 100% आपका नोट से आना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और नए चीज़ें के साथ। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, एग्जाम टाइम अच्छे से रिविजन्स करते रहें। थैंक यू एवरीवन।